ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोग्लोसल नर्व, दैट इज़ क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें हमने चार चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि ब्रेन स्टेम में वो नर्व ओरिजिनेट किधर से कर रही है। तो उसके बाद सेकेंडली हमने देखना है उसका इंट्राक्रेनियल कोर्स। इंट्राक्रेनियल कोर्स के बाद वो किस फोरामेन या कैनाल से लीव कर रही है क्रेनियल कैविटी को। एंड फाइनली हमने एंड पे उसका देखना है एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास है, दिस इज़ द मेड्यूला एंड दिस इज़ पोन्स। और मेड्यूला के नीचे दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, देन C1 C2 C3 एंड C4। ओके, मेड्यूला की इंटीरियर सरफेस पे दिस इज़ अ स्वेलिंग जिसे हम पायरामिड्स बोलते हैं। और पायरामिड्स के लेटरली दीज आर ओलिवरी स्वेलिंग्स। तो ओलिवरी स्वेलिंग्स और पायरामिड्स की जो स्वेलिंग्स हैं उनके दरमियान से सेवरल नर्व रूटलेट्स ओरिजिनेट करती हैं। तो वो हाइपोग्लोसल नर्व की होती हैं। ओके, जैसा कि इधर है, इन स्वेलिंग्स के बिटवीन सेवरल नर्व रूटलेट्स ओरिजिनेट करेंगी और दे विल गो। और ये एक कैनाल है क्रेनियल कैविटी में, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कैनाल या हाइपोग्लोसल कैनाल, जो ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ बेसी ऑक्सीपुट में होती है। तो ये सारी उधर जाएंगी और यूनाइट करके एज अ सिंगल हाइपोग्लोसल नर्व बन जाएंगी। और वो सिंगल हाइपोग्लोसल नर्व फिर उस कैनाल से बाहर आएगी तो एक्स्ट्रा क्रेनियली आ जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि नर्व ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है और वो किस कैनाल या फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी को लीव कर रही है। तो अब बाकी हमारे पास दो चीज़ें रह गई, एक इसका इंट्राक्रेनियल कोर्स और एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। ओके, इंट्राक्रेनियल कोर्स के लिए मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाई है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसा कि दिस इज़ द मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर है हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस से फाइबर्स ओरिजिनेट करेंगे। ये बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे कंसर्न के नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। दिस इज़ न्यूक्लियस क्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेड्यूला के क्रॉस सेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हमारे कंसर्न के हैं वो ये हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियस फॉर हाइपोग्लोसल नर्व। तो इस न्यूक्लियस से वो ओरिजिनेट करेंगे। उसके बाद जो मेड्यूला में रेटिकुलर फॉर्मेशन है वहाँ से पास करेंगे। दिस इज़ द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस से पास करेंगे और उसके बाद मीडियल लेमिनिस्कस से पास करेंगे। तो इन तीन चीज़ों से वो पास करते हैं वाइल इन द मेड्यूला। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस एंड मीडियल लेमिनिस्कस। उसके बाद ये जब मेड्यूला से बाहर आते हैं तो ये पायरामिडल स्वेलिंग्स हैं, एक साइड की और दूसरी साइड की, और ये ओलिवरी स्वेलिंग्स हैं। तो ओलिवरी स्वेलिंग्स और पायरामिड स्वेलिंग्स के दरमियान में रन करते हैं एंड देन दे लीव। ठीक है, फिर मेड्यूला से लीव कर जाएंगे और दिस इज़ द हाइपोग्लोसल कैनाल, और फिर वो हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू क्रेनियम से बाहर आ जाएंगे। तो ये है हाइपोग्लोसल नर्व का इंट्राक्रेनियल कोर्स, जिसमें वो तीन जो हैं स्ट्रक्चर्स उनसे पास करते हुए फिर बाहर आते हैं। ओके, तो नर्व फाइबर ओरिजिनेट की इंट्राक्रेनियल कोर्स आपको बता दिया मैंने। उसके बाद वो हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू पास करती हुई बाहर आई। अब उसका हम एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि इट विल रन बिटवीन द इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, उसके बाद फिर वो क्या करेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उनके दरमियान रन करेगी। पहले इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से उसकी एक ब्रांच निकलती है, दैट इज़ लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, तो वो ब्रांच इधर कहीं से निकलेगी तो फिर वो उस ब्रांच के साथ एकम्पनी करती हुई फॉरवर्ड जाएगी। और स्टाइलोइड प्रोसेस है, स्टाइलोइड प्रोसेस के बिलो लाई करेगी, फॉरवर्ड जाएगी और दिस इज़ द टंग। ठीक है, ये टंग है और फिर वो इवेंचुअली ओरल कैविटी में एंटर कर जाएगी। ओके, इवेंचुअली हाइपोग्लोसल नर्व एंटर कर जाएगी ओरल कैविटी में और वो सप्लाई करेगी ऑल मसल ऑफ टंग्स एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस को। ऑल राइट, तो इन सारे मसल्स को वो सप्लाई करेगी। इधर एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि जब वो लिंगुअल आर्टरी के साथ एकम्पनी करती हुई आ रही है ओरल कैविटी में, तो इधर जो मसल होगा एक हायोग्लोसस मसल। तो लिंगुअल आर्टरी हायोग्लोसस मसल के डीप जाएगी और जो ये नर्व है दैट इज़ हाइपोग्लोसल नर्व, ये उसके सुपरफिशियल होगी एंड इवेंचुअली दोनों क्या करेंगे, टंग को सप्लाई कर देंगे।
ओके इसके अलावा अब क्या होता है, इधर आप जैसा कि देख सकते हैं दिस इज़ C1 C2 C3 C4। तो जब हाइपोग्लोसल नर्व ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट कर रही है तो ब्रेन स्टेम के अलावा कुछ फाइबर्स जो होते हैं जो C1 नर्व से ओरिजिनेट करते हैं वो उस हाइपोग्लोसल नर्व को एकम्पनी करते हैं और वो भी उसके साथ रन करते हैं। अच्छा जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है C1 नर्व से फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, वो हाइपोग्लोसल नर्व को एकम्पनी करते हैं हाइपोग्लोसल कैनाल तक, फिर वो उसके साथ फॉरवर्ड रन करते हैं और अब वो ओरल कैविटी के अंदर नहीं जाएंगे। तो जो C1 नर्व से फाइबर आते हैं वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं और वो बनाते हैं सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्विकैलिस। ठीक है, तो ये बनती है सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्विकैलिस। और इसी तरह C2 और C3 से सेपरेट फाइबर्स आते हैं, उनका भी कोर्स ऐसे ही है और उसके बाद वो बनाते हैं इंफीरियर रूट ऑफ एंसा सर्विकैलिस। तो ये दोनों मिलके दिस इज़ द सुपीरियर रूट एंड दिस इज़ द इंफीरियर रूट, ये दोनों मिलके बनाते हैं कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एंसा सर्विकैलिस। ओके तो एंसा सर्विकैलिस तीन मसल्स को सप्लाई करता है, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। ठीक है, ओमोहायोइड की सुपीरियर एंड इंफीरियर बोथ बेलीज उन्हें सप्लाई करेगा। उसके अलावा जो C1 से फाइबर्स आ रहे हैं, C1 से फाइबर्स अलोंग विद द फाइबर्स फ्रॉम द हाइपोग्लोसल नर्व, तो ये दोनों फाइबर्स एकम्पनी करके दो फर्दर मसल्स को सप्लाई करेंगे जिन्हें एंसा सर्विकैलिस सप्लाई नहीं करता। वो मसल्स कौन से हैं, एक है जीनियोहायोइड और एक थायरोहायोइड। ओके ये एक जनरल ओवरव्यू था हाइपोग्लोसल नर्व का। उसके अलावा एक बात और वो ये कि ब्रेन स्टेम के ऊपर लाई कर रहा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया से मोटर एरिया से, दैट इज़ द प्री सेंट्रल सल्काई एंड गायराई, उनसे फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, डाउनवर्ड आते हैं और वो कंट्रोल करते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई को, क्योंकि हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई ने इवेंचुअली मोटर कंट्रोल करवाना है मसल्स ऑफ टंग का। तो मसल ऑफ टंग को कंट्रोल करवाने के लिए प्री सेंट्रल गायरस जो है, जो कि मोटर एरिया है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो उधर से फाइबर्स आते हैं और वो कंट्रोल करते हैं इनकी एक्टिविटी को। उन फाइबर्स को हम बोलते हैं कोर्टिको बल्बार फाइबर्स। तो अगर इन फाइबर्स को डैमेज हो जाए तो हाइपोग्लोसल नर्व की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोग्लोसल नर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लिनिकल्स देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। ये एटलस पे है हाइपोग्लोसल नर्व की डायग्राम, इजीली आप समझ सकते हैं इससे। ये देखें इधर से हाइपोग्लोसल नर्व ओरिजिनेट कर रही है, दैट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इधर से ओरिजिनेट करके हाइपोग्लोसल कैनाल से पास करती है, फिर C1 से कुछ फाइबर्स आते हैं वो उसे एकम्पनी करते हैं और वो यूनाइट करते हैं। उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व पहले इट इज़ लाइंग बिटवीन द इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद इंटरनल कैरोटिड और ये जो कट सेक्शन दिखाया है एक्सटर्नल कैरोटिड का, और उसके बाद इवेंचुअली वो एंटर कर जाती है ओरल कैविटी में, वेयर इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ टंग एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस मसल। उसके अलावा इधर आप जैसा कि देख सकते हैं जो C1 से फाइबर्स डाउनवर्ड जाएंगे और इधर C2 और C3 से फाइबर्स आएंगे और ये मिलके एंसा सर्विकैलिस बना रहे हैं। फिर एंसा सर्विकैलिस बाकी जो मसल्स मैंने आपको बताए उन्हें सप्लाई करता है। तो this is all about hypoglossal nerve. Thanks for watching.